नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। साथियों, आज हम लोग देखेंगे 2019 में पूछे गए केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन आंसर को। तो आइए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है, यह उसे डैश से रोकने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि चिप्स के पैकेट में एक इनॉट गैस भरा जाता है। इनॉट गैस बोले तो अक्रिय गैस भरा जाता है। तो ये किसके लिए भरा जाता है? तो ये चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए भरा जाता है, यानी उपचयन की प्रक्रिया के लिए भरा जाता है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम वायुमंडल के ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के Al2O3 बनाता है। तो कह रहा है कि बताइए ये कौन सी प्रक्रिया है? संक्षारण है, जंग लगना, कि वियोजन, की वासित होना? तो इसका आंसर होगा साथियों संक्षारण होगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये संक्षारण से एल्युमिनियम के परत पे कोई भी हानि नहीं होती है, क्योंकि ये संक्षारण एनोडीकरण हो जाता है। ठीक है ना, एनोडाइजिंग यानी इसको आप एनोडीकरण कह सकते हैं। एनोडाइजिंग की प्रक्रिया हो जाती है, जिसके चलते ये खराब होने से बच जाता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथैलीन का रंग कैसा होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथैलीन कैसा होता है? गुलाबी, पीला, रंगहीन की नारंगी? तो साथियों याद रखिएगा, अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथैलीन जो है ना रंगहीन होता है। लेकिन अगर यहीं पे अम्लीय की जगह पे क्षारीय दे देता तो क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता। तो आंसर क्या हो जाता? इसका ए हो जाता। ठीक है, और अम्लीय माध्यम में कैसा होगा? तो रंगहीन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आवर्त सारणी का द्वितीय उच्च विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? कह रहा है कि आवर्त सारणी का द्वितीय उच्च विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? क्लोरीन, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन? बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि सब द्वितीय उच्चतम विद्युत धनात्मक तत्व कौन होता है? तो ऑक्सीजन होता है। और ऋणात्मक पूछता तो फ्लोरीन हो जाता। यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक ही पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय कक्षा के लिए पूछा जा रहा है। तो अगर प्रथम कक्षा के लिए पूछा जाता तो फ्लोरीन होता है, लेकिन द्वितीय कक्षा के लिए है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम क्या होता है? आवेश का क्रम बताना है कि देखिएगा, परमाणु साइज बढ़ता है तो आवेश बढ़ते जाता है। तो इसमें तो घटते हुए दिखलाया गया है इसमें। ठीक है, लिथियम ग्रेटर सोडियम, ग्रेटर पोटेशियम और ग्रेटर रुबिडियम, और उसके बाद ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि नाभिकीय आवेश का क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा आवेश उसी में होगा जिसमें, देखिएगा जी, सबसे ज्यादा आवेश उसी में होता है। देखिए आवेश जो है ना, नाभिकीय आवेश समानुपाती होता है जड़ के। परमाणु संख्या कम होगा तो आवेश अधिक होगा, परमाणु संख्या अधिक होगा तो आवेश कम होगा। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि एल्कली के उपस्थिति में, अल्कली का मतलब होता है क्षार, अल्कली के उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय विघटन कहलाता है। कह रहा है कि एल्कली के उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय विघटन क्या कहलाता है? एस्टरीकरण कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है, कि प्रतिस्थापन कहलाता है, कि वियोजन कहलाता है? देखिए एस्टर बनना एस्टरीकरण कहलाता है, लेकिन एस्टर का वियोजन जो है ना साबुनीकरण कहलाता है, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठमल बनाता है, यह किसके उपस्थिति के कारण होता है? कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठमल बनाता है, यह किसके उपस्थिति के कारण होता है? इथेनोइक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड? तो याद रखिएगा पृष्ठमल 2 कारण से होता है, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण से होता है। तो आंसर हो जाएगा बी नहीं डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं क्या कहलाएगा? देखिए साथियों, सजातीय श्रेणी में आने के लिए 2 चीज चाहिए। एक तो समूह समान होना चाहिए, या
दूसरा चीज इसका फंक्शनल ग्रुप Fc का मान जो है ना ये समान है, ये तो हो गया, समूह समान होना चाहिए। या दूसरा होता है क्या कि इसके क्रमगत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होना चाहिए। तो अगर हम पहला कंपाउंड की बात करें तो दिया है CH4O दिया है, और हम इसको चाहे लिखने के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं CH3OH लिख सकते हैं, ठीक है, पहला को। दूसरा दिया हुआ है C4H12O, इसको अगर सजाए हम लोग तो ऐसे होगा कुछ CH3 C4 है ना, CH3 CH2O CH2 CH3 ऐसे हो जाएगा। ये 3 3 6 2 8 है 2 10 12 है क्या, 1 2 3 4 हो जाएगा। चौथा C है, इसको फिर से सजाते हैं हम, C2H6O है, तो इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं C2H5OH लिख सकते हैं। और 3 नंबर ऑप्शन है कि C3H8O है, इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं C3H7OH लिख सकते हैं। यानी ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये अल्कोहल नहीं है, ये एसिड की श्रेणी में आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर फिर से हम बना देंगे। तो ये कौन सा अलग है, तो आंसर अलग कौन होगा, बी नंबर अलग होगा जी, ये अलग होगा। कह रहा है कि आगरा में ताजमहल का रंग डैश के कारण परिवर्तित हो रहा है। आगरा का जो ताजमहल है वो परिवर्तित हो रहा है, कह रहा है किसके कारण से परिवर्तित हो रहा है आपको बताना है। कह रहा है कि धूप के कारण से, कि अम्लीय वर्षा से, कि चूना से, कि संचारण से, तो आंसर होगा अम्लीय वर्षा से। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड डैश को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है। एंटासिड, देखिए साथियों, एंटासिड का काम है एसिडिटी के मात्रा को रिड्यूस करना होता है, यानी कि कम करना होता है। तो कह रहा है कि प्रति अम्ल क्या करता है, शरीर में दर्द करता है, कि अम्लीयता के लिए युक्त होता है, कि क्षारीयता के लिए, कि सिर दर्द के लिए। तो साथियों याद रखिएगा, अम्लीयता जो है अम्लीयता के लिए प्रयुक्त होता है प्रति अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि पाचन में मदद करने वाला अम्ल कौन है। कह रहा है कि पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है, अमीनो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कि साइट्रिक अम्ल। तो बच्चों पाचन में जो अम्ल मदद करता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है HCl, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कह रहा है कि कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक होता है क्या कहलाता है, ग्रेफाइट, क्लोरीन, कोक, की हीरा। तो बच्चों याद रखिएगा, कार्बन के जिस अपरूप का गलनांक अधिक होता है उसका नाम है हीरा। अगला क्वेश्चन है कि वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है, धूमिल ज्वाला देता है किस कारण से, मीथेन के चलते, कि प्रोपेन के चलते, कि एथेन के चलते, कि इथीन के चलते। तो बच्चों इसका आंसर होगा C2H6, एथेन के चलते। कारण क्या है, क्योंकि इसमें कार्बन का जो प्रतिशत होता है ना बहुत अधिक होता है, इसलिए ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील होती है क्या कहलाएगी, पारा, जिंक, Pb यानी लेड, और एल्यूमिनियम। तो बच्चों इस ऑप्शन में जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा वो एल्यूमिनियम होगा। ऐसे क्रियाशीलता का अगर ऑर्डर की बात करें हम, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, तो ऑर्डर क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, कॉपर, ऐसे करके होता है। ये कुछ प्रमुख है, ठीक है। सबसे क्रियाशील होगा इसमें पोटेशियम। तो देखिए, तो इन चारों में सबसे पहले कौन आ रहा है, तो सबसे पहले एल्युमिनियम आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से होता है जिंक, होता है लोहा के बाद जिंक हो, जिंक यहाँ पे है, ठीक है। तो एल्युमिनियम के बाद ही आता है जिंक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के निष्कर्षण डैश में आसानी से किया जाता है। धातु का निष्कर्षण सबसे अधिक किसमें होता है, खनिज से होता है, कि धात्विक यौगिक से होता है, कि अयस्क से होता है, कि चट्टान से होता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा सी, धातुओं का जो निष्कर्षण है ना अयस्क से सबसे अधिक मात्रा में होती है। एक यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है CH3COOH, यानी इथेनोइक एसिड है और ये इथेनॉल है। कह रहा है कि डैश की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है और होकर के एस्टर बन रहा है और जल बन रहा है। तो कह रहा है कि एक्स क्या होगा, तो एक्स होगा H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होगा। याद रखिएगा, एस्टरीकरण की प्रक्रिया जो है, एस्टरीकरण की प्रक्रिया जो है H2SO4 की उपस्थिति में सबसे अच्छा से होती है, उसी की उपस्थिति में कराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम डैश के पर आधारित है, परमाणु भार, भार संख्या, परमाणु संख्या की इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद।
तो आधुनिक आवर्त नियम जो है परमाणु संख्या पे बेस है। अगला क्वेश्चन है कि वह तत्व जिसकी प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होती है वो कौन होती है। कह रहा है कि जो विद्युत धनात्मक होगा वो कौन होगा, सल्फर होगा, सिलिकॉन होगा, बोरॉन होगा कि तांबा होगा। तो बच्चों इसमें विद्युत धनात्मक की अगर हम बात करें तो इसमें बोरॉन होगा, क्योंकि कॉपर भी ये इलेक्ट्रॉन लेने का ही काम करता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग का कार्य करने लगता है। तो आंसर हो जाएगा सी। मैग्नीशियम को हवा में जलना क्या कहला है। देखिएगा बच्चों, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होता है, जैसे ही इसको वायु में छोड़ा जाता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, तो ये जलने लगता है। तो किस कारण से होता है, भौतिक परिवर्तन से, कि रासायनिक परिवर्तन से, कि ऊर्ध्वपातन से, कि उपचयन अपचयन से। तो बच्चों याद रखिएगा, मैग्नीशियम को हवा में जलना जो है रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि एक बार मैग्नीशियम जल गया तो वापस नहीं आ सकता। तो ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम को हवा में जलना, मैग्नीशियम को हवा में जलना कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये रासायनिक में ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर है जी, कह रहा है कि संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। जैसे कह रहा है कि संगमरमर है और ये आर्द्रता है, ठीक है, आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अरे कौन सा अभिक्रिया, तो देखो अभिकारक बहुत है और प्रतिफल कम है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन है वियोजन, विस्थापन, योगात्मक, उपपचय है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, योगात्मक अभिक्रिया। बेरियम किस तत्व को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बेरियम किस तत्व को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। तो देखिएगा, एक आप लोग रिएक्शन पढ़े होंगे, बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये सल्फेट को बेरियम विस्थापित कर देता है और बना लेता है BaSO4 और प्लस बनता है NaCl बनता है। यानी कि बेरियम जो है किसको विस्थापित किया, बेरियम जो है ना अधिक क्रियाशील है किससे, ये बेरियम जो है, कह रहा है कि बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित करता है। तो यहाँ पे देखिएगा सोडियम जो है क्रियाशील है किससे, बेरियम से, तो यहाँ पे विस्थापित करने वाला एलिमेंट कौन है, तो सोडियम है। ठीक है, अब आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का विघटन क्या होता है। ग्लूकोज का विघटन, तो देखिए बच्चों, ग्लूकोज C6H12O6 जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये टूट जाएगा, CO2 और 6H2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये तो टूट गया, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह रहे हैं कि इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उपपचय अभिक्रिया के विस्थापन अभिक्रिया, आपको बताना। देखिए आपको तो देखने से लग रहा है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन संयोग हो रहा है, लेकिन संयोग नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये ब्रेक हो जा रहा है, टूट रहा है। ठीक है, तो आप इसको कहेंगे उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। ग्लूकोज का विघटन कौन सी अभिक्रिया है, तो ग्लूकोज का अभिक्रिया देखिएगा, जब ये देखिएगा, जब ये ह्यूमन बॉडी में अभिक्रिया जब होती है तो ये इससे उष्मा ही रिलीज होता है, ठीक है ना, उष्मा रिलीज होता है। तो आप सबसे अच्छा इसका आंसर कर सकते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 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 5H2O और CaSO4 है। तो बच्चों कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O होता है, इसको संक्षेप में POP भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। देखिए लवण बना रहा है, तो आप जानते हो लवण का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान 7 होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 के बराबर होगा। इसमें रिएक्शन लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाया जाता है उसका नाम बताइए। वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाया जाता उसका नाम बताना। प्लेटिनम, कॉपर, लोहा की चांदी। तो देखिए बच्चों, ये और ये तीनों जो है ना निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय धातु है ये। लेकिन अगर लोहा की बात करें तो ये इनके अपेक्षा सक्रिय होता है, तो ये अलग अलग रूप में पाया जाता है, इसलिए लोहा जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा।
तो सी हो जाएगा, यानी ये मूल अवस्था में नहीं पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक परमाणु की n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। देखिए क्वांटम संख्या था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग दे दिया है, तो ये निरर्थक हो गया। या फिर चलिए इसको बनाने का काम करते हैं। n कक्षा दिया तो कैसे क्या होता है, K L M और N होता है। आप जानते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8 होता है, और इसमें कितना होता है, तो इसमें होता है, इसमें कह रहा है कि n में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है कि एक परमाणु की n कक्षा में, कितने कक्षा में जी, n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक परमाणु के n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए क्वांटम संख्या का मान क्वेश्चन ही पूरा हो गया। और देखो जी इसमें एक और कुछ ना कुछ देना चाहिए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन ही अधूरा हो गया है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो इसको बनाने से इसमें न्यूट्रॉन कम से कम देना चाहिए, और क्वांटम संख्या पूछा है तो ये ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एस्केडियम के बाह्य इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा, आपको बताना है एस्केडियम के लिए। तो बच्चों एस्केडियम का परमाणु संख्या होता है 21। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम इसका लिखे तो क्या होगा बच्चों, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 3p 6 4s2 और 3d 1। ठीक है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर कर रहा है, तो 3d में, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है, 3d 1 है। तो अगर हम n की बात करें तो n के मान इसमें 3 होगा। l की बात करें तो l का फॉर्मूला होता है n-1, सब सेल की बात है। n का मतलब होता है सेल और l का मतलब होता है सब सेल। इसको आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना था। तो n का मान है 3-1 यानी कि 2, तो n का मान 3 और l का मान 2, 3 और 2 यानी आंसर जो है सी सही हो जाएगा, 3 और 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। अष्टक नियम बच्चों याद रखिएगा, अष्टक नियम का पालन वही करता है जिसके केंद्रीय परमाणु में यानी कि सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 से कम होगा या ज्यादा होगा तो अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। तो बच्चों आप याद रखिएगा। चलिए अगर इसका हम ऐसे करें, स्ट्रक्चर हम खींचे, ये PCl3 है, दूसरा पहला PCl3, दूसरा है H2O, तीसरा है PH3 है, ये H2O है, PCl3 और PCl5। तो देखिए ये सब पालन करता है, लेकिन अगर PCl5 की बात करें ना तो PCl5 नहीं करता है। ठीक है, PCl5 जो है अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, इसको याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर भी आप खींच सकते हैं, कैसे, तो ये है फास्फोरस, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 5 आएगा, और क्लोरीन 17 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो देखो यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, तो यहाँ पे 4 तो 4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और जब भी अधिक हो जाएगा तो पालन नहीं करेगा अष्टक नियम का, आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है कि धातु के सल्फेट का सूत्र MsO4 है। देखिएगा एक सल्फेट दिया हुआ है, धातु है, धातु का कोई सल्फेट है, धातु का सल्फेट क्या है, MpO4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम चेक करेंगे कि इसका कैथी कितना हो सकता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, इसको चेक करेंगे। देखिए बच्चों MsO4 है, यानी कि देखिए फास्फेट, देखिए फास्फेट का हम लोग जानते हैं कि संयोजकता 3 होती है, यानी इस पे 3 चार्ज होता है। यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, यानी इस पे भी 3 चार्ज होगा, मेटल पे भी 3 चार्ज और फास्फेट पे भी 3 चार्ज। तो कह रहा है कि नाइट्रेट बनेगा तो क्या होगा, तो देखिए अगर हम नाइट्रेट बनाएंगे, धातु का नाइट्रेट, तो होगा क्या बच्चों, एक धातु है और एक नाइट्रेट है, यानी NO3 है, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, MnO3 का होल 3, तो MnO3 का होल 3, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्ध आयु काल 60 मिनट है।
अर्ध आयु काल को कहते हैं T1/2 कितना है तो 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा। तो कह रहा बताइए कि 3 घंटा में यह पदार्थ कितना, कह रहा है कि टाइम अगर 3 घंटा हो 3 आवर हो तो कह रहा बताइए पदार्थ कितना शेष बचेगा प्रतिशत में। इसको बनाने के कई तरीके हैं। देखिए एक सिंपल तरीका बताते हैं। मान लेते हैं कि कोई पदार्थ जो है ना इसकी प्रारंभिक मात्रा को हम ए कहते हैं। मान लेते हैं इसकी प्रारंभिक मात्रा x है। कितनी है बच्चों x है। तो होगा क्या जी x कोई पदार्थ है और हम अगर अर्ध आयु की बात करें तो अर्ध आयु काल कहता है कि किसी पदार्थ को आधा होने में लगे समय को। तो आधा होने में एक अर्ध आयु काल लगेगा। फिर अगर इसको आधा होना होगा तो एक अर्ध आयु काल लगेगा। तो अभी आधा होगा तो क्या होगा x/4 हो जाएगा। ठीक है x/4। और फिर इसको अगर आधा होना होगा तो कितना हो जाएगा अब 1/4 का आधा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। देखिए इसमें 1 घंटा लग रहा था, इसमें 1 घंटा, अर्ध आयु काल में 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा और 1 घंटा 1 घंटा यहाँ लगेगा 3 घंटा होगा। यानी पदार्थ कितना बचेगा अपने शेष का x/8 बचेगा यानी 1/8 बचेगा। अगर इसको परसेंट में बदलना होगा तो 100 से हम भाग कर देंगे। 100 से भाग करने के बाद आएगा 12.5%। ठीक है एक तो ये फॉर्मूला, एक तो ये तरीका है जनरल तरीका, या एक आप फॉर्मूला से बनाओगे n/m0 = 1/2 के पावर। इससे भी आप करके बना सकते हैं। अदरवाइज आपका यही आंसर सही है और ये तरीका भी सबसे अच्छा है। तो साथियों इसी के साथ आपका सेशन होता है समाप्त। इस सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखें और आप लोग जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोग क्वेश्चन देखना ना भूलें क्योंकि ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों डेली क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही।